2 महीने बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, उस बारे में आपसे कुछ चर्चा हो जाएगी। यही हमारा आज का मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। गुप्ता जी, क्या सोच लेके चले हैं जीत को लेके? विधानसभा चुनाव है, आपकी दावेदारी जताई हुई है, किस काम? मैं अपनी दावेदारी जता रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं भी जींद के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक प्रबल दावेदार हूं। मैंने पिछला चुनाव जो लड़ा था, मुझे 47,000 वोट जींद हल्के के लोगों ने दी थी, और इसी लोगों के भावनाओं को देखते हुए, लोगों से हमारी विचार विमर्श होता है, जींद की जनता चाहती है, वो मेरे ऊपर बार बार दबाव बना रही है कि आप चुनाव लड़ें, इसलिए मैं जींद से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। लोकसभा में तो विधानसभा को देखें तो विपरीत आया पार्टी। नहीं, कोई विपरीत नहीं आया। आपको वैसे लगता है संजय जी विपरीत। आप ये देखो 2019 का और 2024 का दोनों के चुनाव का कंपैरिजन करो, कांग्रेस का वोटों परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है, 50,000 बढ़ा है। तो लगता है आप आर्थिक चैलेंज सामने आया है, उसको पार करने की कांग्रेस पार्टी का 100%। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, 100% हमारी जीत निश्चित है। स्थानीय तौर पे किन मुद्दों को लेके चलेंगे आगे? स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं। आज ना सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, और हमारे शहर का तो बहुत बुरा हाल है। आज लोग व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का भाव नहीं मिल रहा, युवा नशे की तरफ भाग रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो इस तरह लोकल मुद्दे बहुत हैं। तो गुप्ता जी, आप कहते हुए लोकल मुद्दे बहुत हैं, तो 10 सालों में बीजेपी की सरकार है, तो आपने लोकल मुद्दों पे कभी 10 सालों में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, आवाज़ मैं उठाता रहता हूँ, इसीलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, क्योंकि हमारे नेता जो है ना, वो समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जींद में करते रहते हैं, इसलिए मैंने अलग से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहाँ के विधायक बार बार दावा करते हैं कि जींद में बहुत ज्यादा विकास करवाया, चाहे मेडिकल किनारे, चाहे वो पेयजल के लिए बाखड़ा का पानी की बात कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है? ये कागजों में ही नजर आ रहा है। अब मेडिकल का 10 साल से ये मेडिकल की बात कर रहे हैं, आज तक उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी पूरा नहीं हुआ। बाखड़ा की पानी की बात कर रहे हैं। कितने साल हो गए इनको ये बात कहते हुए, बाखड़ा का पानी जींद में लाएंगे, आज तक तो कहीं कसी लगी नजर नहीं आई। कागजों में ही कोई काम अगर करते हैं तो हमें पता नहीं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। भाजपा विधायक जी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के राज में 3 मंत्री यहाँ पर होते थे, लेकिन जो पिछड़ापन है कांग्रेस के लिए क्या पिछड़ापन है? ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना काम है विपक्ष का, पक्ष का। अब देखो, जिस वक्त मंत्री थे, गुप्ता जी मंत्री थे, जींद के अंदर जिन जिन चीज की जरूरत थी वो जरूरतें उन्होंने पूरी की है। आप देखो, जींद के अंदर यूनिवर्सिटी आई कांग्रेस के राज में, लड़कियों का कॉलेज बना कांग्रेस के राज में, किसान को खेत के लिए पानी चाहिए, 7 माइनर गुप्ता जी के टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार में 7 माइनर किसानों के खेतों को लगी हैं। और हमारी जो ये वेस्ट जमुना कैनाल है, इसका सीधा मोगा, नहर से सीधा मोगा किसान के खेत में पानी के लिए लगा है। शहर के लोगों को जहाँ जहाँ पीने के पानी की आवश्यकता थी, हर जगह ट्यूबवेल लगवाए, कितने स्कूल अपग्रेड करवाए, हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाया, बहुत काम किए हैं। अब कहने को तो कोई भी कुछ कर रहे। ITI जींद के अंदर आई, कितनी नई नई ट्रेड आई। तो गुप्ता जी, आपकी मजबूती कैसे रहेगी कांग्रेस में? चेहरा पुराना चेहरा है, पिताजी भी आपका आपके साथ में, युवा है जो लोग चाह रहे हैं, टिकट की दौड़ में आपका नाम है, तो जो अब आपको कैसे याद आ गई फील्ड में उतरने की? नहीं, मैं तो फील्ड में शुरू से ही उतरा हुआ हूँ। मैं आज कोई फील्ड में नया नहीं हूँ। मैं तो 2 साल से अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूँ, फील्ड में हूँ मैं तो। नहीं, आप बोलते, आपने अभी मैंने एक सवाल किया कि आप नजर नहीं आए 10 साल तक, आपने कहा कि और नेता जो है वो भागीदारी कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के। नहीं, मैं अगर टिकट की प्रबल दावेदारी ठोकते हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था
की सत्ता जो गलत आप कह रहे हैं कि भी कार्य नहीं हुई, तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप आवाज उठाएं? आप भी तो कांग्रेस के नेता नहीं, हैं। ऐसा है, जब भी हमारे नेता जींद के अंदर आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं हर उसमें मीटिंग में शामिल हुआ हूँ जी। और हमने ये आवाज़ उठाई है। लेकिन जब हमारा कोई बड़ा नेता आता है तो उसके बीच में बोलना हमारा फर्ज नहीं बनता। आवाज़ उठाई है हमने इस बात के लिए। और भी दौड़ में शामिल हैं और वो बुरे दौर में कांग्रेस के साथ खड़े रहे, वो आपको कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे जबकि दर्जन भर नेता कांग्रेस की दौड़ में शामिल हैं? हाँ है, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। ये तो देखो ऐसा है, कांग्रेस हाईकमान का फैसला है, वो सर्वे करवाएंगे, सरकार बनानी है। अभी हर पार्टी के अंदर ऐसा होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कोई पुराना कोई नया। हम भी तो उनसे पुराने कांग्रेसी हैं, ऐसी बात नहीं है हम कोई नए कांग्रेसी हैं। बीच में आपने बीजेपी की टिकट पर चुनाव हाँ, लड़ा था। कहते हैं कि जो दूसरी पार्टी से आए उनको प्राथमिकता नहीं दी जाए, वो भारी नहीं पड़ेगा क्या आपके? नहीं पड़ेगा, उनकी मदद कर देंगे हम, क्या बात है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसकी मदद कर देंगे। या हम महावीर सिंह दावेदारी कर रहे हैं कि मैं भी दौड़ में शामिल हूँ कांग्रेस की टिकट। महावीर गुप्ता दौड़ में शामिल है, हाँ दावेदारी कर रहे हैं। हाँ हाँ कि मैं दौड़ में शामिल हूँ। हाँ शामिल हूँ, मैं शामिल हूँ, लेकिन हमारा पार्टी हाईकमान जिसको उम्मीदवार बनाएगा हम उसकी सपोर्ट करेंगे। फैसला तो पार्टी हाईकमान ने करना है। सर्वे तो शुरू हो गया परसों से। हो गया होगा, फिर होने दो, क्या दिक्कत है। आपको पता नहीं? आपको ज्यादा पता है सिंगरवा जी। हाँ, पता है। और नेताओं को भी पता, आपके जो अपने एक्टिविटी कर रहे हैं ना, ना सबको पता है। ठीक है, उसी के लिए फिर हम तो एडमिट कर रहे हैं उस बात को। मैं तो कह रहा हूँ सर्वे करवाओ, और पार्टी सर्वे करा के जिसको टिकट देगी हम सब उसकी मदद करेंगे। कहीं ये तो नहीं आप सबको पता चल गया सर्वे हो रहा है, इसलिए कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई जनसंपर्क किया। चलो, ये तो सबका अपना अपना तरीका है, हर आदमी चाहता है इलेक्शन लड़ना, सबका राइट है और सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आप भी शक्ति प्रदर्शन करेंगे चुनाव से पहले, कोई यात्रा कोई जनसभा? नहीं, देखेंगे जैसा पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे। गुप्ता जी, जींद में आपकी जो राजनीतिक विरासत है, आपके पिताजी की लंबी रही है, बड़ी अनुभवी। फिलहाल 5 साल के दौरान जो बीते 5 साल है, उनकी 5 प्रमुख खामियां बताएंगे, और दूसरा आप क्या विजन लेकर चले हैं जींद को लेकर, जींद के लिए जरूरी है, जींद के लिए जरूरी है? देखो, सबसे जरूरी, संजय जी मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे जरूरी है रोजगार। आज जो युवा अपने रास्ते से भटक गया है उसको रोजगार की बड़ी भारी आवश्यकता है। सबसे हमारा मेन विजन तो यही रहेगा, भाई उनको रोजगार मिले। उसके बाद व्यापारियों की सुरक्षा की बात है, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, किसान को अपनी उसकी फसल का पूरा भाव मिले। शहर के अंदर आप देखो, पिछले दिनों एक अमृत योजना आई थी और उस अमृत योजना के अंदर कितना पैसा, करोड़ों रुपए लगा था, तो वो सारी बर्बाद हो गई। आज शहर के अंदर थोड़ी सी बारिश हो जाओ सारे पानी भर जाता है। गुप्ता जी, आप व्यापारी, आपने कहा व्यापारी और किसान वर्ग जो है सब की कोई सुनवाई नहीं है, तो आप ही के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ स्लोगन, अभी जब दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे तो उनका एक स्लोगन था, ना बारी होगा ना व्यापारी होगा, किसान अब की बार किसान की बारी। तो ये मतलब जब व्यापारी नहीं होगा, नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी का स्लोगन नहीं था ये। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी का स्लोगन नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा जी जब आए थे तो कुछ एक लगा हुआ है शहर में, स्लोगन बोर्ड लगा हुआ है, भाई ना भारी होगा ना व्यापारी होगा। किसान, मानती हूँ भाई किसान के बिना कोई भी सरकार नहीं बनती है, लेकिन व्यापारी तो हर वर्ग में है। आपके 36 बिरादरी में भी है व्यापारी, तो हर बिरादरी में है। तो ये क्या, इस नारे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है जी। हर आदमी अपनी राजनीति अपने अपने ढंग से करता है जी। जिसने ये स्लोगन लगाया है उसकी अपनी सोच है। जी जी। गुप्ता जी, आपने कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, आप रोजगार देने के लिए काम करेंगे। रोजगार देने के लिए आपके पास क्या विजन है जिससे कि जींद के लोगों को रोजगार मिले? हरियाणा सरकार के अंदर आज भी 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो 2000 तो इससे आए किसके? तो दो 2000 तो रोजगार मिला, 2000 कम नहीं होते। अपने जींद में कम से कम 30,000 बेरोजगार है, उसमें से 2000 का रोजगार मिला। उसके लिए आपके पास और क्या विजन है? अब दूसरा विजन हमारा ये है, हमारे आदरणीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसला किया है
कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जींद के अंदर जींद को इंडस्ट्रियल माल टाउन बनाएंगे। इंडस्ट्रियाँ जींद के अंदर लगेंगी और उसमें जो युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। आपने अमृत योजना पे सवाल उठाया, अमृत योजना पे सवाल। हाँ हाँ जी हाँ, भविष्य में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या उसकी जांच कराई जाएगी? बिल्कुल कराएंगे, उसकी जांच करवाई जाएगी। जो करोड़ों रुपया सरकार का बर्बाद कर दिया उसकी जांच करवाएंगे। आप पिछले दिनों देखो, एक विधानसभा की सब कमेटी जींद के अंदर आई थी और उसने इस अमृत योजना की जांच की थी। उसकी आज तक कोई रिपोर्ट सामने आई? आप सभी पत्रकार साथी हैं, सीनियर साथी हैं, उसकी कोई रिपोर्ट आपके पास आपको मिली कहीं से? उसके अंदर खामियां थी, खामियां आज भी नजर आ रही हैं, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई। महावीर जी, लगातार लोकसभा चुनाव के बाद ईडी आपके विधायकों की भी जांच कर रही है, उस पर क्या करें? देखो जी, सरकार का काम है, सरकार तो विधायकों की नहीं, सरकार तो मेंबर पार्लियामेंट की भी कर रही है। और हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं उनको भी इस बात का खतरा लगा हुआ है, वीडियो उनके पीछे भी लगी हुई है। जांच किस प्रकार देखते हैं, इस पक्ष है या भेदभाव से राजनीति की क्या? हमें तो भेदभाव लगता है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है ये। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आज जींद की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता ये जो सरकार ने पोर्टल शुरू कर रखा है इससे बहुत दुखी है। प्रॉपर्टी आईडी के मामले में, परिवार पहचान पत्र के मामले में और किसानों के जो पोर्टल बना रखे हैं उसके मामले में हर वर्ग दुखी है। घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं, फिर कहते हैं साइट क्रैश होगी। हरियाणा का किसान भोला भाला है, उसको क्या पता क्या साइट होती है, क्या पोर्टल होता है। आज हर व्यापारी, हर शहर का वासी प्रॉपर्टी आईडी से इतना दुखी है। जब सरकार मानती है, सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया था पूरे हरियाणा के अंदर प्रॉपर्टी आईडी सर्वे करने का, उसको ही सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो सरकार ब्लैक लिस्ट करने के बाद क्यों नहीं उनकी सर्वे रिपोर्ट को रद्द कर रहे, क्यों लोगों को धक्के खुआ रहे हैं? और जींद के मामले में मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, अभी जींद के अंदर नई नई बातें सामने आ रही हैं। जींद के लोग अपनी मेहनत से सामाजिक संस्थाएं खड़ी करते हैं और आज सरकार डाउन संस्थाओं के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगा रही है। जाट कॉलेज पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, जाट धर्मशाला पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, ब्राह्मण धर्मशाला पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। इस तरह कौन सामाजिक संस्थाएं बनाएगा? सामाजिक संस्थाओं की तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि जो समाज के लोग होते हैं वो समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर उस संस्थाओं को ऊंचा उठाते हैं, संस्थाओं की तरक्की करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लगाने इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो संस्थाएं बैठ जाती हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार की नीयत के अंदर कहीं ना कहीं खोट है। अगर उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उसको सुलझाए, भाईचारे से सुलझाए, उसका इलेक्शन करवाए, समाज के लोगों को बिठाए, उनको नोटिस दे। ये कोई तरीका थोड़ा ना भाई एकदम एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। क्या लगता है आपको, आपने जो सवाल उठाया क्या लगता है? एडमिनिस्ट्रेशन लगाने में कमी किसकी है? सरकार की है। सरकार की कैसे है? क्या सरकार मौका देती उनको? नहीं, हमारे नोटिस में तो ये मौका दिया नहीं। अभी आपको देखो, ब्राह्मण धर्मशाला में एडमिनिस्ट्रेटर लगाया है। मैं को समाज के लोगों को मौका देना चाहिए, भाई उसको बैठ के भाईचारे सुलझाओ। क्या वो शिकायत करने वाले समाज के लोग ही नहीं है? नहीं होते तो समाज के, पर समाज में सब तरह के लोग हैं, लेकिन संस्था तो समाज ने बनाई है ना। नहीं, फिर मैं यही कह रहा हूँ भाई सरकार को चाहिए कि भाईचारे से निपटाए। सरकार का ही फर्ज बनता है भाईचारे से निपटवाने का। देखो आप ये देखो ना, टेम्परेरी की कोई लिमिट तो होगी ना, टेम्परेरी की भी कोई लिमिट होगी। भाई हमें 3 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है, इसको समाज सुलझाए, टाइम लिमिट रखो उसकी। फिर गुप्ता जी मेरा फिर वही एक सवाल, आपने कहा कि मैं और नेता जो है मुद्दों को रख रहे थे, जैसे आज आप मुद्दों को रख रहे हैं, तो 10 साल आपने मुद्दों को क्यों नहीं रखा? आप 10 साल कहा? मैं कह रहा हूँ जब भी हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं शामिल हुआ हूँ। आप शामिल तो है, लेकिन हाँ। आपने आवाज तो कहीं तो नहीं आवाज उन नेताओं ने उठा दी, हम भी शामिल हैं उसमें।
तो जैसे आज आवाज उठा रहे तो पहले भी आपको आवाज उठानी चाहिए थी। चलो देर आए दुरुस्त ये लगा लो।